हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर श्याम, आपका जूलॉजी का एजुकेटर, आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेहता कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। और आप आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। दोस्तों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हम आगे वाला एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि दोस्तों कि मैं भी कई बार कई कोचिंग्स में एग्जाम देने जाता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाहता है, किस तरह से ये बात करना चाहता है, किस तरह से ग्राफ आया, वो सारी बात करेंगे। पहले के ज़माने में आज से 10 साल पहले या फिर मान लो 7-8 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, वो भी थे ऐसे कि अगर ये ग्राफ इधर सरक जाए राइट साइड में तो क्यों सरकेगा। मतलब कि जैसे ये ना, ये लाइन दिख रही है आपको, सिग्मोइड टाइप की आपको लाइन दिख रही है, ये अगर इस साइड में ज़्यादा आ जाए, मूव हो जाए, या फिर आपके ये इस साइड में आ जाए तो क्या रीज़न है, कैसे होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखते हैं, पढ़ते देखो। इसमें लिखा है, देखो ध्यान से, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। ये बोल रहा है यहाँ पर, अगर हम हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, अगर मान लो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि जैसे लंग्स के अंदर की बात कर लेते हैं, लंग्स में मैंने आपको बताया था कि लंग्स में क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन से ऐसे रिएक्शन करता है, एक तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हीमोग्लोबिन के साथ इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि ये हीमोग्लोबिन की रिएक्शन किस तरह से होती, कैसी होती, कौन करता है इस तरह से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर इनके बीच में अपन ग्राफ बनाए तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ा है, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है दोस्तों, 159 mm of Hg। जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 104 mm of Hg, लंग्स के अंदर हो जाता है। तो कहते हैं लंग्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है। अब कहते हैं ये आगे जाकर के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर रही है। तो कहते हैं हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये हो भी जाती है और टूट भी जाती है जब टिश्यू के पास जाती है, सेल्स के पास जाती है। तो कहते हैं जो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, इसके ऊपर प्रेशर का क्या खेल है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर हीमोग्लोबिन पड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन कम है तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो कैसे बनेगा, उसके बारे में बात करिए। तो कहते हैं कि इनिशियली पहले हीमोग्लोबिन पड़ा है और हल्की सी ऑक्सीजन बढ़ाई तो हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। फिर मैंने ओवर प्रेशर बढ़ाया ऑक्सीजन का, जो हवा ज़्यादा कर दी प्रेशर हवा का, तो और ज़्यादा जुड़ेगी ये हीमोग्लोबिन के साथ। अगर मैंने और दे दिया तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन के रिएक्शन करेगी। ये कुछ वैसे ही है, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मान लो आपने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया, आपने एक बीकर के अंदर लिया, पानी लिया, बीकर बोलो, बकेट बोल दो, बाल्टी बोल दो, लोटा बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो आपकी मर्जी है। इसमें आपने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाला, या फिर नमक नहीं तो चीनी, बात कर लेते हैं, अजीब सा लगेगा खारा खारा, तो अपन चीनी की बात करते हैं। 1 लीटर वाटर लिया, उसमें आपने चीनी डाल दी थोड़ी सी, तो घुल जाती है, आप जानते हो घुल जाती है। फिर मैंने थोड़ी सी और डाल दी, मान लो ऐसे, मान लो 50 ग्राम डाली थी, 50 ग्राम और डाल दी, वो घुल जाएगी। फिर आपने 50 ग्राम और डाली थी, घुल जाएगी। फिर आपने 50 ग्राम डाली थी, घुल जाएगी। आप डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चीनी घोलोगे ना, घुलेगी नहीं पानी में। क्या होता है कि आप कितनी भी कर लो, घुलती नहीं है। तो कहते हैं हुआ क्या यहाँ पर कि पहले क्या है कि ऑक्सीजन में क्षमता है चीनी को घोलने की, तो जैसे ही पहले आती गई, घुलता गया, घुलती गया, घुलता गया। उसके बाद में उसमें अब खत्म हो गई वो क्षमता, सैचुरेशन बोलते हैं, क्षमता खत्म हो चुकी है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन को, जैसे मान लो कि जैसे पानी उसमें चीनी घोली के 200 ग्राम घुल चुकी है पूरी, अब नहीं घुलेगी, तो वो उसका सैचुरेशन हो गया। सैचुरेशन का मतलब हाँ अब नहीं घुल सकती पानी में चीनी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन रख दो और यहाँ पर ऑक्सीजन का रखो, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते रहो, हीमोग्लोबिन से जुड़ती रहेगी, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते रहो, हीमोग्लोबिन से जुड़ती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम के बाद में ये बढ़ना मतलब जुड़ना बंद हो जाएगी। तो यही ग्राफ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दे रखा है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा रहे हो, इधर इधर ऑक्सीजन बढ़ रही है लगातार। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन Hb और ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना बन रहा है, कितनी परसेंटेज बन रहा है, परसेंटेज के मामले में बात कर लेते हैं। तो कहते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो ये बॉन्ड भी बनेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड भी बढ़ेगा।
लेकिन एक टाइम आने के बाद हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन से जुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका सैचुरेशन पावर खत्म हो चुकी है। ये उसी तरह से है जिसे मैंने अभी बताया था कि पानी के अंदर चीनी घोल देते हैं तो घुल जाएगी घुल जाएगी घुल जाएगी, एक टाइम के बाद में घुलना बंद हो जाएगी। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन लाओगे तो घुलेगी, मतलब जुड़ जाएगी जुड़ जाएगी जुड़ जाएगी, एक टाइम के बाद में जुड़ना रुक जाएगी। तो यहाँ पर आकर के रुक जाएगी, जैसे कि यहाँ आपको दे रखा है इस तरह से यहाँ पर। तो ये वाला इसका सैचुरेशन हो गया, इसके बाद में ये नहीं घुलेगी, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ बात कह रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ जो होता है ना, इस ग्राफ को बोलते हैं सिग्मोइड, एस आकार का, एस शेप बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको। नेक्स्ट एक बहुत प्यारी बात बोल रहा है जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कि एवरी 100 ml ऑक्सीजन इन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। बहुत प्यारी बात बोल रहा है। ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, जिसमें मैं यहाँ एग्जांपल देके समझाऊँ। देखो जैसे मान लो ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, और यहाँ से ब्लड गुजर रहा है, ऐसे ब्लड गुजर रहा है, और ये ब्लड गुजर रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे मान लो, अगर मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये ब्लड है, इसके नीचे सेल है, इसके नीचे सेल है, इस सेल को ये ब्लड क्या दे देगा? ऑक्सीजन गैस को दे देगा। कितने दे देगा? ऑक्सीजन गैस को। तो ये बोल रहा कि जो ये ब्लड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड मान लो 100 ml आ रहा है, मान लो 1 मिनट में, देखो यहाँ पर डेटा दे देगा ना, कि जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि एवरी 100 ml, ये बोला यहाँ पर ये ब्लड है, ये ब्लड है जो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, ये ब्लड है, मान लो इसमें ब्लड है, इस ब्लड वेसल में क्या है, इस खून की नली में खून है जो यहाँ से गुजर रहा है इस सेल के पास में से, और ये ब्लड की अमाउंट है 100 ml। कितनी? 100 ml ये इसकी अमाउंट है। 100 ml ब्लड है जो कि गुजर रहा है सेल की तरफ से, सेल के पास से होकर गुजर रहा है। तो कहते हैं अगर 100 ml है तो इसमें से ऑक्सीजन कितनी होगी घुली हुई? तो कहते हैं 20 ml। 20 ml क्या है? ऑक्सीजन का है प्रेशर है, मतलब ऑक्सीजन इसका अमाउंट है ऑक्सीजन का। वापस बोल रहा हूँ, एक सेल है जिसके पास में से खून की नली गुजरती रहती है, इस खून की नली में क्या है? 100 ml ब्लड है। इस 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन कितना ml में है, वो है 20 ml। ये ऑक्सीजन इधर से गुजरी तो कहते हैं यहाँ पर अगर 20 है ना तो 5 यहाँ चली जाएगी, 5 ml सेल के पास चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों, कि कोई भी सेल्स है या सेल है उसमें से इसके पास में से खून गुजर रहा है, वो खून है टोटल 100 ml, और आप जानते हो खून के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन जो गुजर रही है उसका अमाउंट है 20 ml है, तो इसमें से 5 ml सेल के पास चली जाएगी, बाकी सारा 15 ml वापस चल जाएगी, है ना। इसका मतलब है इम्प्योर खून के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 15 ml है। समझा मेरी बात को? 20 ml प्योर में थी, आगे से प्योर आ रहा था, फिर सेल को दे दिया, सेल को दे दिया कितना? 5 ml दे दिया, पीछे कितना बचा? 15, तो वापस 15 जाता है। तो इसीलिए आपने देखा था एक टेबल बना रखी थी वहां पर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड में भी ऑक्सीजन का प्रेशर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, कितनी है? 15 ml ऑक्सीजन होती है। तो यही यहाँ पर दे रखा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद होना चाहिए डेटा कि 5 ml तो सप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर कितनी वापस चल जाती? 15 आगे चल जाती है। आगे से 20 आती, 20 ml 100 ml ब्लड में 5 दी जाएगी, बाकी सारी वापस चल जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर मैं आपको एक और अच्छा डेटा देता हूँ तो देखो, सुनना बात को, जो इम्प्योर ब्लड की लंग्स की तरफ आ रहा है, जो इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड जो ब्लड, वापस बोल रहा हूँ, वो इम्प्योर ब्लड जो लंग्स की तरफ आ रहा है, फेफड़ों की तरफ, शरीर से वो आ रहा है लंग्स की तरफ आ रहा है, फेफड़ों की तरफ, फुफ्फुस की तरफ आ रहा है, तो उसमें CO2 गैस होती है, नो डाउट CO2 गैस होती है। तो कहते हैं CO2 गैस आ रही है तो कितनी फेफड़ों में आ जाएगी? खून से फेफड़ों में, तो कहते हैं 4 ml। अगर कहीं पर 100 ml ब्लड पड़ा है और वो लंग्स की तरफ आ रहा है, उसमें से 4 ml बाहर निकल जाएगी। कितनी बाहर निकल जाएगी? 4 ml बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन कितनी अंदर जाती है सेल्स के अंदर? 5 ml। किसमें से? 20 ml में से। 20 में से 5 गई। ध्यान रखना है वाली बात, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 20 में से 5 गई तो कितना गुना चली गई, ये आपको पता होना चाहिए। कितना गुना हो जाएगा? आप देख सकते हो इसका कितना गुना हो जाएगा ना, 1.25 जो भी होता है ना उसके अंदर। अब देखो मैथ है इसके अंदर, आप देख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगी कि 5 ml चली जाती है इसके अंदर, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 फेफड़ों में जाती है लंग्स में, और लंग्स से क्या होता है? 3 रास्ते के थ्रू। एक जाती है कितना? 2 रास्ते के थ्रू। 97% जाती है हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना करके, और 3% प्लाज्मा में घुल करके ये ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, वो जाने के बाद जितना भी परसेंटेज होगा, जो भी जाएगी, उसका 97%
हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके जाएगा और 3% प्लाज्मा में घुल करके जाएगा। अब बात करें कि अगर मान लो अपनी बॉडी की सेल के अंदर, मान लो क्या होता ही है, अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर क्या होती है, CO2 गैस बन रही है। कि कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अपनी बॉडी की सेल है ये, और यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, यहाँ पर गैस बन रही है, यहाँ पर गैस बन रही है दोस्तों, कौन सी, तो देखो दोस्तों यहाँ पर बन रही है गैस। जैसे मान लो ये एक सेल है, अपनी बॉडी के अंदर क्या है, सेल है, एक तरह सेल है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एक गैस बन रही है। क्या बन रही है, गैस, CO2 गैस बन रही है अपनी बॉडी की सेल के अंदर, और यहाँ पर बन रही। अब इस सेल में से इस गैस को बाहर निकलना है, बॉडी लंग्स की तरफ जाना है। इसको कहाँ जाना, लंग्स की तरफ। अपनी बॉडी की हर एक सेल में कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस बनती रहती है। आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक गैस बन रही है CO2 गैस सेल्स के अंदर, और सेल से ये ब्लड में आती है, यहाँ पर ऐसे आ जाती है CO2 गैस, यहाँ पर आ जाती है CO2 गैस। अब कहते हैं यहाँ आने के बाद ये बाहर जाएगी, इम्प्योर ब्लड में बाहर जाएगी ऐसे। तो कैसे, तो कहता है कि ये किस तरह से जाती है। जैसे अभी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुलती है, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो प्योर ब्लड में जाती है और 97% हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है और 3% प्लाज्मा में घुल करके जाती है। तो ये कैसे जाती है, ये जो CO2 गैस बन रही है यहाँ पर, ये कैसे जाती है, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर बन रही है, वो ब्लड में आने के बाद कैसे जाती है, तो उसके बारे में देखो। तो कह रहा है CO2 इज कैरिड आउट बाय द हीमोग्लोबिन। देखो जैसे 100 ml, जैसे मान लो 100% CO2 100% कहीं पर ब्लड में आ चुकी है, तो उसका 70% अलग रास्ते से जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने कोई बुक मंगाई दिल्ली से, मैं जयपुर रहता हूँ, और मैंने दिल्ली से कोई बुक मंगाई, और दिल्ली में वो बुक पढ़ी है। मैंने पैसे अमेजोन या फिर जो भी फ्लिपकार्ट, जो भी आपके पास है, उसके थ्रू आपने मंगा ली बुक, और उसको पे कर दिया आपने, उसको पैसे दे दिए। तो वहाँ से वो बुक जल्दी से पैक होकर के ट्रक्स में आएगी, और ट्रक से आकर के जयपुर में आएगी। जयपुर में ट्रक से बाहर निकलेगा सामान, और एक बाइक वाला आएगा जो मुझे घर देने आ जाएगा। तो एक ये भी रास्ता होता है। लेकिन अगर मान लो आपने डाक के थ्रू भेजा इमरजेंसी में, तो कई बार प्लेन से भी कोई आ सकती चीज़ें, प्लेन से आ सकती चीज़ें, ट्रक्स के थ्रू आ सकती है, बस के थ्रू आ सकती है। तो आने के 3-4 रास्ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कहना चाहता है कि जो CO2 गैस होती है, जो अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर बन रही है, वो ब्लड में आ चुकी है, इम्प्योर गैस। वो गैस बाहर निकलनी है, लंग्स की तरफ लाना है उसको, अपनी बॉडी की सेल से लंग्स की तरफ लाना है। तो वो कैसे आएगी, तो बोला 3 रास्ते के थ्रू आएगी। एक होता है 70% आएगी किसी के साथ बाइकार्बोनेट के रूप में आएगा, 70% किसी और तरीके से आएगी, 20 to 25% किसी और तरीके से आएगी अप्रोक्स, और कुछ 7% के आसपास कुछ अलग रास्ते से आएगी, ये वाली बात। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है कि सर यहाँ पर जो 20 to 25% है, जो 20 to 25% है, वो क्या करती है, यहाँ पर ये बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ एक एमिनो एसिड होता है, उसके साथ बॉन्ड। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होता है, आप जानते हो, प्रोटीन तो होता ही है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन, आप जानते हो प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड्स के। और एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एमिनो एसिड में ये आता है, एक NH2 ग्रुप आता है, NH2, क्या था, NH2 ग्रुप आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 जो गैस थी ना, वो इसके साथ रिएक्शन करती है। CO2 गैस हीमोग्लोबिन के अंदर एमिनो एसिड होता है, उसमें इसके साथ रिएक्शन करेगी और फिर बाहर निकलेगी। कितना, 25% अप्रोक्स, 20 to 25%। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये कह रहा है कि ये जो बाइंडिंग हो रही है ना, कि 100% में से 25% हीमोग्लोबिन में से एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से रिएक्शन करेगा। तो ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर है CO2 का। और हम जानते हैं सेल के अंदर और इम्प्योर ब्लड में उसका प्रेशर होता है 45 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये होता है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ये अफेक्ट होता है ऑक्सीजन का प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, कम बनेगा। ये बॉन्ड, देखो हमारी बात को समझना, ये दोनों ऑपोजिट है, CO2 और ऑक्सीजन ऑपोजिट होती है, वाइस वर्सा होती है। तो कह रहा है ये बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड बनाना, इसका मतलब CO2 हमें ज़्यादा चाहिए। और कौन सी गैस कम चाहिए, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम चाहिए। तो बिल्कुल ये कह रहा है कि इस बॉन्ड को बनने में ऑक्सीजन का प्रेशर जिम्मेदार होता है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो ये बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, और ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड कम बनेगा। तो ये बात कहना चाहता है बिल्कुल। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग व्हेन PO2
PCO2 इज हाई, अगर PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, वेरेज ये बोल रहा है कि अगर ज़्यादातर अगर मान लेते हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 ज़्यादा जुड़ेगी, कब जुड़ेगी? जब CO2 ज़्यादा होगी तो गैस कौन सी कम होगी? ऑक्सीजन गैस कम होगी। अगर उल्टा कर दे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, व्हेन CO2 इज लो एंड PO2 इज हाई, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा होता भी है। जैसे बात करते हैं अपनी बॉडी की सेल्स के पास CO2 ज़्यादा होती है, CO2 ज़्यादा, वो ज़्यादा जुड़ेगी, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। देखो आपको पता है अपनी बॉडी की सेल के पास CO2 ज़्यादा, तो ये बॉन्ड ये CO2 जाएगी और हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप से रिएक्शन करेगी। लेकिन जैसे लंग्स की तरफ आएगी, लंग्स की तरफ आएगी तो CO2 जो हीमोग्लोबिन के एमिनो एसिड के साथ जुड़ी थी ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। यहाँ पर किसका प्रेशर होता है? CO2 का ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ कम होता है, इसलिए बॉन्ड बन रहा है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप का CO2 के साथ। लेकिन यहाँ पर बाहर की साइड फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो CO2 और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटेगा, तभी ये CO2 लंग्स के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी ये। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, ये बोल रहा है यहाँ पर इस तरह से होगा, CO2 विच इज बाउंडेड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्वेलाई। इस तरह से ये जो CO2 गैस थी बाहर की ओर निकल जाएगी। टिश्यू की तरफ क्या होगा? CO2 हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप से जुड़ेगी। जब लंग्स की तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा, टूट जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेकंड रास्ता, जैसे मैंने अभी बताया था कि CO2 जो होती है सेल से, अपनी बॉडी की जो सेल्स होती है वो कैसे जाती है? 3 रास्ते से जाती है, 3 रास्ते। पहला रास्ता मैंने बताया था यहाँ पर 25%, अप्रोक्स 20 to 25% वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है? एमिनो ग्रुप के साथ CO2 बॉन्ड बनाती है, एमिनो ग्रुप उसके साथ अगर बात करें दूसरा वाला, तो यहाँ पर 70% जो होती है 70% वो बाइकार्बोनेट H+HCO3- के साथ रिएक्शन करके इस तरह से रूप में जाती है। कैसे? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या होता है, जैसे ही CO2 टिश्यू से, सेल से आ जाती है ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद में क्या होता है, ये RBC के अंदर जाती रहती है। वापस बोल रहा हूँ, CO2 सेल से निकली, ब्लड में आई, ब्लड के अंदर RBC के अंदर घुस गई, और RBC के अंदर जाकर के यहाँ पर एक एंजाइम होता है, जो ये एंजाइम दे रखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करता है? इस CO2 को पानी के साथ जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद क्या कर देता है? इसको H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है ना। अब ये क्या करता है? अब यही एंजाइम क्या करता है? इसको H2CO3 को HCO3- और H+ में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? बाइकार्बोनेट। ये तो ये सारा काम देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही ये सेल से निकली, अपनी बॉडी की सेल से ब्लड में जाती, तो ये सारी रिएक्शन होती है RBC के अंदर, और ये बन जाता है, और इसी रूप में बाहर जाती है, लंग्स की तरफ जाती है, और लंग्स की तरफ जाने के बाद ये सारा उल्टा हो जाता है खेल, सारा खेल यही एंजाइम देखो रिवर्सिबल है ये, है ना। ये सारा उल्टा हो जाता है और वापस से CO2 गैस बन जाती है और बाहर निकल जाती है। दोस्तों देखो लिखा हुआ है, RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। RBC के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आप बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे कि ये एंजाइम कितना पावरफुल होता है। इस एंजाइम के बिना ये रिएक्शन, इस एंजाइम के बिना अगर ये रिएक्शन कराओगे ना, तो भाई साहब 1 घंटे में 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। लेकिन अगर ये एंजाइम यूज ले लो तो ये भाई साहब 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं बाइकार्बोनेट के। यहाँ पर ये रिएक्शन में ना, ये H2CO3 जो ना, ये इतने बनते कितने? 6 लाख। तो लगभग 10 मिलियन गुना, 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन डबल, मतलब कि 10 टाइम्स हो जाती है, 10 मिलियन टाइम्स हो जाती है ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगली, तो द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये कह रहा है कि ये एंजाइम कहाँ ज़्यादा होता है? RBC के अंदर होता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दे रखा, ये कहाँ होता है? थोड़ा सा प्लाज्मा के अंदर होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन कराता है जैसे मैंने बताया था। और बाद में देखो ध्यान से, जैसे मैंने भी बताया था कि 100 ml कहीं पर इम्प्योर ब्लड है तो 4 ml CO2 को बाहर निकाल देगा। 100 ml ब्लड अगर लंग्स में से गुजर रहा है, बॉडी से आता है हार्ट के पास, हार्ट से लंग्स की तरफ आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और वहाँ आने के बाद क्या होता है? अगर 100 ml ब्लड है वो 4 ml CO2 को बाहर निकाल देगी लंग्स की तरफ निकाल देगी, है ना।
तो ये वाली बात है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो अगला वाला है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द ब्रीदिंग को कौन अफेक्ट करते हैं, कब ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाती है। जैसे कई बार क्या होती है अपनी बॉडी में CO2 बढ़ जाती है, तो इसको बाहर कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से अपने शरीर में, जैसे ब्रेन के अंदर कुछ सिस्टम होता है वो ध्यान रखता है कि ब्रीदिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ी थी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है एक मिनट के अंदर कितनी होती है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो कहते हैं 3 यहाँ पॉइंट दे रखे, देखो दोस्तों, एक पोन्स नाम का एक सेंटर होता है, पोन्स सेंटर कहाँ होता है, आपको पता ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 पार्ट। तो जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं इसके भी। सबसे पहले होता है सेरिबेलम, फिर पोन्स, फिर मेडुला। तो मैं उस पोन्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं बात करूँगा मेडुला ऑब्लांगेटा की बात कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, तो ये एक पोन्स सेंटर होता है, इसके अंदर एक सेंटर होता है न्यूमेटैक्सिक सेंटर, और दूसरा सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये वाला रिदम सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर मैं बात करूँ अगला वाला दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कहना चाहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और सेंटर होता है दोस्तों जिसका नाम है कीमो सेंसिटिव सेंटर। देखो मैंने ये एरो करके यहाँ पर बनाया, ये वाला सेंटर जो भी कहाँ होता है मेडुला में, ये दोनों होते हैं मेडुला में। कहाँ पर होते हैं, मेडुला के अंदर होते हैं दोस्तों। और ये कहाँ होता है, यहाँ पर एक सेंटर होता है न्यूमेटैक्सिक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जो कीमो सेंसिटिव सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला में। और ये कहाँ होता है, यहाँ पर एक सेंटर होता है पोन्स के अंदर होता है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर होता है। जो तीनों सेंटर मिलकर के ब्रीदिंग को कंट्रोल, ध्यान रखने का काम ये करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, आप देखोगे अगली वाली स्लाइड के अंदर कि किस तरह से करता रहता है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपनी बॉडी के अंदर, देखो पढ़ते हैं इसके बारे में तभी समझ आएगा। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, दिस डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये बोल रहा है कि अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के हिसाब से कब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कब CO2 ज़्यादा बाहर निकालनी है, तो इसको बॉडी खुद ध्यान रखती है, कम ज़्यादा कर लेती है। इसमें न्यूरल सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरल सिस्टम के द्वारा ये कम ज़्यादा कर लेता है। तो कहते हैं किस तरह से करता है, तो ये बोल रहा है स्पेशल सेंटर होता है मेडुला में जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखो मैंने अभी बताया था, देखो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये वाला ये सेंटर की बात हो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये सेंटर बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है ये अपनी बॉडी का। तो ये सेंटर क्या करता है, मेंटेन करता है। मेन सेंटर अपनी बॉडी में यही होता है, जैसे अपने घर में होता है ना, पापा मेन होते हैं, तो इसी तरीके से ये इसके अंदर कंट्रोल में सबसे ज़्यादा मेन होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। सारे लोग इसको आकर ही कहते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपके घर में जैसे मदर है, फादर है, और आप हो, आपकी सिस्टर है, ठीक है, और पापा जॉब पर गए हैं, शाम को आते हैं, और इससे पहले दिन में क्या करते हो, आप अपनी बहन से, सिस्टर से लड़ाई कर लेते हो, तो मम्मी क्या कहती है, आने दे तेरे पापा को बोलूँगी, वो तुझे पीटेंगे कूटेंगे। तो जैसे ही पापा आते तो मम्मी बोलती है, और ये क्या, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सारे लोग पापा को ही बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ना, रिदम सेंटर, ये सेंटर ही मेन है। ये सेंटर को आगे सारे लोग बताते रहते हैं, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना, सारे जो भी गड़बड़ होती है शरीर के अंदर उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये मेन है, कौन सा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज अ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। यही है जो मेन ध्यान रखता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, उसके अलावा ये कह रहा है कि कुछ और सेंटर भी होते हैं दोस्तों, कुछ और भी सेंटर यहाँ पर होते हैं। कौन से सेंटर होते हैं, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ और सेंटर होते हैं, न्यूमेटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होते हैं ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, वो कहाँ होता है, पोन्स के अंदर होता है। ये सेंटर कहाँ होता है, पोन्स के अंदर, पोन्स, ये सेंटर पोन्स के अंदर होता है, जो कि ये भी ध्यान रखता है। ये कैसे ध्यान रखता है, जैसे कोई गड़बड़ होती है तो ये करता है इंस्पायरेशन को छोटा कर देगा। देखो आप जानते हो, एक होता है इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, और ये होता है सांस को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना, एक्सपायरेशन। ये क्या करता है, जैसे मान लो CO2 शरीर में बढ़ गई तो ये इसको कम कर देगा, इंस्पायरेशन अंदर कम लेने देगा, बाहर ज़्यादा निकालने देगा। CO2 शरीर में बढ़ गई, मान लो CO2 गैस शरीर में बढ़ गई, अब उसको बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालना, CO2 गैस को बाहर निकालना, एक्सपायरेशन ज़्यादा करना है, तो इसको छोटा कर देगा, इसको बढ़ा देगा, इसको छोटा कर देगा इंस्पायरेशन को, ये बढ़ा देगा। इस तरह से ये काम करता रहता है। बिल्कुल ये दे रखा है, सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को छोटा कर देगा, और रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा एक और सेंटर होता है मेडुला में, कीमो सेंसिटिव सेंटर। ये सेंटर शरीर में दो चीज़ों से अफेक्ट होता है, एक होता है CO2 बढ़ गई, CO2 बढ़ने से अफेक्टेड होता है, और H+ के बढ़ने से भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। आपको मैंने बता रखा है, CO2 गैस एसिडिटी को बढ़ाती रहती है, अगर ये बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब H+ भी बढ़ते हैं, तो दोनों चीज़ें बढ़ने से ये सिस्टम काम आता है। और ये भी किसको बोलता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है। ध्यान रखो, देखो शरीर में ये बढ़ रहा है,
उसके अलावा कुछ और भी सेंटर होते हैं दोस्तों जो कि ये काम करते हैं, जो ध्यान रखते हैं, जैसे बात करते हैं कुछ रिसेप्टर होते हैं। पहले इसके बारे में दे रखा, कुछ बात कर लेते हैं कीमोसेंसिटिव सेंटर के बारे में। देखो, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इज द सिग्नल टर्न कैन सिग्नल टू रिदम सेंटर टू मेक द necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। ये बोल रहा है कि अगर मान लो CO2 और H+ बढ़ जाती है तो कीमोसेंसिटिव सेंटर बोलता है कि इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको बोलता है भाई देखो ये चीज़ें शरीर में ज़्यादा बढ़ रही है, CO2 गैस H+, ध्यान रखो इनका, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये जैसे ही बोलता तो यहाँ पर ये काम करने लग जाता और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और इनको हटाने का काम कर, एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ अपनी बॉडी में कुछ जगह और भी होती है जो CO2 के बढ़ने से एक्टिवेट हो जाएगी और H+ के बढ़ने से एक्टिवेट हो जाएगी। तो कुछ रिसेप्टर होते हैं अपनी बॉडी में, जैसे बात करते हैं कुछ होते कैरोटिड आर्टरी। देखो दोस्तों, ब्रेन की तरफ, ब्रेन को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ आर्टरी निकलती है हार्ट से 2 आर्टरी निकलती, कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर अंदर ब्रेन की तरफ सप्लाई करने के लिए, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। उसके अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो H+ और CO2 के बढ़ने से वो एक्टिवेट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बोल रहा है कहाँ होता है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर, कैरोटिड आर्टरी जो होती है। और दूसरे अओर्टिक आर्क, आप जानते हो अओर्टिक आर्क क्या होती है, अओर्टा जो बड़ा सा पार्ट होता है, जिससे 3-4 निकलते रहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना हार्ट के अंदर। मैं कई बार इस तरह से बॉक्स बनाता हूँ हार्ट का इस तरह से बॉक्स बनाता हूँ, तो यहाँ पर ये होता है अओर्टिक आर्क, ऐसे इस तरह से यहाँ पर, इसको बोलते हैं अओर्टा, है ना, इसको बोलते हैं अओर्टिक आर्क, इस तरह से एक चाप की तरह एकदम ना, कर्व की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं अओर्टिक आर्क। यहाँ पर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि H+ और CO2 के बढ़ने से एक्टिवेट हो जाएंगे और ये भी क्या कर देंगे, आगे जाकर मैसेज देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये किसको देंगे, रिदमिक सेंटर को देंगे, रिदम सेंटर जो दे रखा है, और साथ में इनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ना बॉडी में 4-5 चीजें जो ध्यान रखती है, जैसे कौन सा, जैसे मैंने अभी बताया था न्यूमेटैक्सिक सेंटर, दूसरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेन, कीमोसेंसिटिव एरिया, कैरोटिड आर्टरी जो होती है वहां पर होते हैं कुछ रिसेप्टर, और अओर्टिक आर्क के अंदर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी का ध्यान रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। इनमें गड़बड़ हो जाने पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है ना दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें अगला वाला दोस्तों, नेक्स्ट है बीमारियां, डिसऑर्डर। देखो मैंने तो हमेशा मूवीज़ के अंदर बहुत सारा देखा है, आपने भी कभी देखा हो तो देखना कि कोई मूवीज़ में क्या होता है कि कोई लड़ाई हो रही होती है तो बीच में एक पर्सन होगा ना तो एकदम नीचे गिर जाएगा और सांस लेगा, ऐसे लेगा सांस, ऐसे लेगा, जोर जोर से लेगा सांस, है ना, सांस आएगी नहीं जाएगी नहीं, इस तरह से होगा। फिर वो एकदम से कमरे में भागता है, एकदम से जोर से भागता है या भागती जोर से, और कमरे में जाकर के भागते हुए जल्दी से अपना जो पलंग होगा ना उसके पास में जो डेस्क रखी है उसमें से एक पंप निकालेगा, ऐसे गिरते गिरते और ऐसे करेगा, और जैसे ही वो लेगा सही हो जाएगा। वो अस्थमा बीमारी है, ऐसे मान लो। अस्थमा बीमारी में क्या होती है, एक साउंड आती है, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा एक वीजिंग साउंड, देखो डिफिकल्ट टू ब्रीदिंग एंड वीजिंग साउंड, अजीब सी साउंड आएगी, वीजिंग साउंड आएगी, अजीब सी घर घर की आवाज़ आएगी, घर घर से आवाज़ आएगी, उसको बोलते हैं वीजिंग साउंड। देखो आप कभी यूट्यूब पर जाना और डालना वीजिंग साउंड क्या होती है, सांस को जब बाहर निकालेंगे ना या अंदर लेते हैं तो एकदम से घर 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 की आवाज़ आएगी, तो उसको बोलते हैं वीजिंग साउंड। ये कब होती है, ये डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होती है। अस्थमा ज़्यादातर होते हैं कुछ एलर्जेंट्स की वजह से होते हैं, जैसे बात करते हैं अगर मैं बोलूँ कि अपने शरीर में जैसे बात करते हैं कोई डस्ट पार्टिकल की वजह से हो गया, पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा होता है। 12th में आप चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर बॉटनी के अंदर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आएगा कि पोलन ग्रेन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है, तो वो भी एक अस्थमा का कारण हो जाएगा। डस्ट से हो सकती है, माइट से हो सकती है, और भी कई सारे रीज़न होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल के, पुराने ज़माने में छोटे बच्चे थे ना वो मिट्टी में खेलते थे, आजकल बच्चे हमेशा घर में रहते हैं तो उनको एलर्जी छींक के आती रहती है, ये सारी आती रहती है, तो ये सारी क्या एलर्जी होती है। तो कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आना। देखो इन्फ्लामेशन को मैंने अपनी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था यहाँ पर कि अस्थमा, ये इन्फ्लामेशन का मतलब होता है यहाँ पर 4 साइन, शरीर में रेडनेस आ सकती है, मतलब अंदर की ओर रेडनेस, स्वेलिंग आ सकती है ना, और पेन हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, टेम्परेचर, फीवर आ सकता है, और लाइसिस ऑफ टिश्यू, मतलब कि ये सारे ऑफ टिश्यू, ये सारे में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्वेलिंग को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा क्योंकि अपने कोर्स में इतना ही है, बाकी मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ोगे कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन मतलब जब बॉडी में कोई बाहर से कुछ आता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, तो इनमें से कोई भी एक ना एक होगा। लेकिन स्वेलिंग की मैं बात करूंगा, यहाँ पर स्वेलिंग की ज़्यादा पढ़ाया जाता है 12th के बोर्ड के हिसाब से या फिर नीट के हिसाब से, बाकी चारों में, पांचों में से कोई भी हो सकता है। लास्ट वाले का मतलब होता है जहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है वहाँ की सेल्स डेड हो सकती है वहाँ की, ये बोल रहा है। जैसे बात करते कोई बाहर से कोई ऐसे कुछ घाव लग जाता है आपके, कोई इन्फेक्शन हो गया
वहाँ की सेल्स गल जाती है, मतलब कि जैसे कोई इन्फेक्शन आएगा ना, दाद खास खुजली होगी, मान लो दाद हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, है ना, यहाँ पर सेल्स गल जाएगी, टूट जाएगी, यहाँ पर अजीब सा हो जाएगा पूरा, तो वो वाला है। तो ये इन्फ्लामेशन नहीं होता है कि जैसे बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शन आया तो बॉडी रिएक्ट करती रहती है, तो ये सारे फीचर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोई एलर्जेंट्स आया, कोई एलर्जी करने वाला कारक आया, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, जैसे आता तो सूजन आने लग जाती। ब्रोंकाई में देखो, ब्रोंकाई लिखा बुक में, ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई क्या होता है, ट्रेकिया से जब डिवाइड होता है ये ट्यूब एयर पाइप, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आगे जाता है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आता है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आता है ब्रोंक्यूल। क्या आता है, ब्रोंक्यूल। तो ये सब में क्या होता है, यहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग क्या आती है, डस्ट पार्टिकल की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आती क्या होता है, सांस को बाहर निकालने में दिक्कत आती है, एक्सपायरेशन में दिक्कत आती है, तो ये होता है अस्थमा के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे एक और बीमारी, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा लास्ट पार्ट बचा, इस टॉपिक के अंदर 2-3 बीमारियां पड़ी, बस बाकी सारा हो जाएगा। एम्फाइसीमा ये होती है स्मोकिंग की वजह से होती है। किसकी वजह से, क्रोनिक डिजीज बोल रहा है यहाँ पर, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है कई साल से ये बीमारी, स्मोकिंग कई साल से चलती है, 10 साल से 15 साल से कोई आदमी सुट्टा सिगरेट पी रहा है, उसके लिए इसकी वजह से ये बीमारी होती है। बुक में, बायोलॉजी की बुक में दे रखा है इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे ना, बायोटेक नाम का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर सेकंड पार्ट, उसमें लिखोगे कि उसमें एक हमने बायोटेक की मदद से एक बनाया कुछ अल्फा एंटीट्रिप्सिन, उसके थ्रू अपन थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं इसका, वो है एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा क्या होता है, ये क्रोनिक, क्रोनिक मतलब काफ़ी टाइम से, है ना, लॉन्ग टाइम से ये बीमारी होती है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रही है, लॉन्ग टाइम से ये बीमारी हो रही है, यहाँ पर क्या, लॉन्ग टाइम। क्या है, लॉन्ग टाइम की वजह से। देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम से काफी ज्यादा बीमारी है। और एलोलाई की वॉल जो होते हैं, एलोलाई के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये थोड़ा टूट जाती है एलोलाई की वॉल, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, सरफेस एरिया जो एलोलाई होते हैं टूट जाते हैं, तो एरिया कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अंदर कम जाएगी, तो ये बीमारी होती है इसके अंदर, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। लास्ट बीमारी पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस 1 मिनट का खेल। और दोस्तों नेक्स्ट बीमारी यहाँ पर क्या, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ये बस लास्ट बची है, इसमें काम हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि जो लोग माइंस में काम करते हैं ना, पत्थर की खाने होती है, गोल्ड की खाने होती है, तो वहाँ पर वर्कर क्या करते हैं, डीप में जमीन के नीचे काम करते थे, और वहाँ पर क्या होता है, डस्ट होती है, वो डस्ट अंदर जा करके क्या होती है, उनसे बीमारी आती है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर आप वर्ड को देखो, ऑक्यूपेशनल मतलब कि कहीं को जॉब कर रहा है, उसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो डस्ट अंदर जा करके फाइबर धागे बन जाते हैं, फाइबर कोलाजन फाइबर धागे बन जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि डस्ट अंदर जा रही है, सिलिका पार्टिकल, और एक और होता है एस्बेस्टोस। तो बीमारी का नाम होता है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस होता है, इनकी वजह से बीमारी होती है। तो फाइब्रस हो जाते हैं अंदर, टिश्यू पूरे अंदर बन जाते हैं, इस वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं इन लोगों को हमेशा मास्क लगाना चाहिए, प्रोटेक्शन का मास्क पहनना चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर हमेशा मास्क, और कुछ टाइम के बाद में हमेशा छुट्टी देनी चाहिए इनको, कुछ टाइम के लंबे अंतराल के बाद। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहना, है ना, थैंक यू।